साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए नया पार्ट 169 नंबर, क्योंकि अब हम नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। पिछला वाला क्वेश्चन पेपर पूरा समाप्त हो गया था, तो नया क्वेश्चन पेपर देखेंगे कौन सा है, आगे देखेंगे। साथ ही चित्रों के माध्यम से भी हम समझाएंगे ताकि लंबे समय तक आप क्वेश्चन को याद रखें। कौन क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है और कहाँ पर रिपीट हुआ है, ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। साथियों, अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है हमारी। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मनोबल मिलता है और नई नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखो, एनटीपीसी का जो पेपर है और ये हुआ था 11 फरवरी 2021 को, जो कि लेटेस्ट है। शाम की शिफ्ट 3 से 4:30 के बीच में हुआ था, लेवल 1 का। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीबीटी 1 का था। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? यानी कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, तो ये होती है दोस्तों पेटाबाइट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पहला। पेटाबाइट इसलिए बड़ा होता है क्योंकि 1024 दोस्तों टेराबाइट यानी कि टीबी मिलकर के 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। वही मेगाबाइट की यानी कि मेगाबाइट तो आप जानते होंगे एमबी, तो 1024 केबी जब मिल जाती हैं तो 1 एमबी बनता है। टेराबाइट, तो टेराबाइट में क्या होता है कि अगर 1024 जीबी मिल जाती हैं, समझ में आया? 1024 जीबी मिलकर के 1 टेराबाइट होता है। वहीं पर गीगाबाइट, तो गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी, तो जीबी में आप जानते होंगे यहाँ पर कि 1024 एमबी होती हैं, जिनको हम बोल देते हैं जीबी। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए क्योंकि दोबारा कभी आ सकता है। यानी कि 1 पेटाबाइट इक्वल होता है 1024 टीबी और 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी बराबर होता है 1024 केबी और टीबी बराबर होता है 1024 जीबी और 1 जीबी बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि 1 गीगाबाइट मतलब वो 1024 एमबी होता है। कोबॉल भाषा डैश के लिए उपयुक्त है? तो देखो, कोबॉल भाषा जो होता है दोस्तों, ये है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में नहीं लेकिन ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था। कोबॉल का फुल फॉर्म तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर से एक या दो क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को अवश्य मिलते हैं। और एक क्वेश्चन तो देखो जैसे पूछ लिया इस प्रकार से आता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म पूछने वाला। ठीक है, जैसे कह देगा यहाँ पर, मान लो कह देगा पीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ या सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो पीडीएफ का मैं बता देता हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ जरा सा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है। आंकड़ों 1 1 ऐसे करके 2 4 5 5 ऐसे लिखा है, का माध्य ज्ञात करिए। तो देखो, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य को मैं एम थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, पदों का योग, जितने भी टर्म्स होते हैं इन सब का योग कर दो और नीचे जितने भी पद हैं वो लिख दो, टोटल नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं वो लिख दो। तो देखो, इनको जोड़ने का एक तरीका, शॉर्ट फॉर्म आप देखा करो। जैसे 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और 5 5 10, तो 20 और 10 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30 हो गया। अब यहां जोड़ लो, 3 ये हो गया, 3 2 5 और 5 4 9, 9 7 कितना हो गया, 16, तो 16 यहाँ पर जोड़ दो आप, तो हो जाएगा कितना, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46, और टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, 10 से भाग दोगे। अब आपको काटना नहीं है क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है, तो अब डायरेक्ट ऊपर वाला लिख दो 4.6। यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह आया था मार्च 1946 में, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको देखो कह दिया है, लेकिन डायरेक्ट ये पूछ सकता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप कहोगे 1946 में आया, वो भी मार्च में, ऑप्शन तीसरा वाला। एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4:5 है। यदि गेंदों की कुल संख्या 81 है तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो लाल है तो लाल को मैं रेड लिख, चलो मैं लाल को एल लिख देता हूँ, नीली को एन लिख देता हूँ, 4:5। ठीक है, आगे हमारे हिसाब से 4 और 5 टोटल कितनी गेंदें, 9। क्वेश्चन के हिसाब से कुल गेंदें 81, तो 9 की वैल्यू 81 बराबर, तो 1 की वैल्यू 9 9 81, 9 बार में जाएगा। पूछा है नीली गेंद, तो नीली गेंद का मतलब क्या है, एन, एन का मतलब 5, तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 से आप इधर भी गुणा और यहाँ भी गुणा करा दो, तो 9 पना 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर है।
वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये दोस्तों एच.सी. मुखर्जी जी थे, यानी कि ऑप्शन तीसरा। देखो एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, तो एच.सी. का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो एच से बोलेंगे हरेंद्र और सी से थोड़ा अलग टाइप की इनकी स्पेलिंग थी, कुमार, ऐसे करके लिखा गया था कुमार, ठीक है। तो इससे लिया गया है सी, तो हरेंद्र कुमार नाम है इनका, एच.सी. मुखर्जी, ये याद रखना आप। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। भारत में धन आपूर्ति विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? यानी कि धन की जो आपूर्ति होती है, मेन जहां से धन आता है पूरा लेखा जोखा वाला, तो वो कहां से होता है? तो दोस्तों होता है यहाँ पर आरबीआई, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला। आरबीआई को दोस्तों कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगर ये पूछ ले कि बैंकों का भी बैंक किसे कहते हैं, तो आरबीआई को बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर देखो यहाँ पर इरदा लिखा हुआ है। इरदा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एसबीआई का आप लोग फुल फॉर्म बताओ जरा, मैं आप पर छोड़ देता हूं कि एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को, समंजन क्षमता का मतलब होता है आंख की लेंस की दूर और निकट देखने की जो क्षमता होती है, वही समंजन क्षमता। जब वो कम हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? तो जरा दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। जरा दूर दृष्टि में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के लेंस लगाए जाते हैं, उत्तल भी और अवतल भी, क्योंकि ना तो वो दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है और ना ही पास की साफ वस्तुएं देख पाता है, तो ये जरा दूर दृष्टि दोष होता है। वहीं पर देखो निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें दोस्तों पास की चीजें तो आसानी से देख लेगा, कोई भी व्यक्ति होगा वो पास की चीजों को देख लेगा निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की वस्तुओं में वो बराबर नहीं देख पाता है, धुंधली से दिखाई देती हैं, ये होता है निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना इसको, ठीक है। अवतल लेंस, ये पूछा गया था यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो अवतल लेंस लगाते हैं। वहीं देखो वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, जो मरीज होता है वो रंगों में जान नहीं पाता है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है ये। और खासकर कौन से रंग होते हैं यहाँ पर? हरा और लाल, साथ ही नीला, हरा और लाल में वो क्या है, भेद नहीं कर पाता कि इसमें से अलग अलग कौन से हैं, उसको एक ही जैसे दिखाई देते हैं। और वहीं दूर दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, ये होता है, इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की जो चीजें होती हैं वो उसको दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि को निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप लोग बताओ। जब इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो दूर के लिए हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं कब? दूर दृष्टि दोष के लिए। मैं इसको देखो थोड़ा मैंने साफ साफ लिख दिया है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की चीज देख पाएगा, दूर की नहीं देख पाएगा, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस। और वर्णांधता का मतलब है हरा और लाल में वो विभेद नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं कब? दूर दृष्टि दोष में। वहीं जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो वो दूर की वस्तुएं देख पाता है और ना ही पास की वस्तुएं देख पाता है, इसलिए इसमें दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस ये दोनों ही लेंस रखते हैं, ऊपर की तरफ उत्तल, नीचे की तरफ अवतल लगता है, तो दोनों ही इसमें काम आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो ये दोस्तों नहीं माना जाता है न्याय को, यानी कि ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो बाकी सारे लिखे हैं सशक्तिकरण, सतता और समानता, ये मानव विकास का एक आधार माने जाते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस विकल्प का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। जैसे देखो पहले वाले में एक वर्गाकार जैसा तिरछा बना है, कह सकते हो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं। जब 4 भुजाएं होंगी, एक फिगर होगा, तो उसके लिए 2 पंचभुज बनाएंगे। समझ में आया? मतलब देखो यहाँ पर एक वर्गाकार जैसा है, तिरछा अगर करते हैं इसको, 4 भुजाएं हैं, उसके लिए पंचभुज 2 बार, ठीक है। और वहीं अगर पंचभुज 2 बार आएगा तो इसको षटभुज को बनाओगे कितनी बार? 4 बार, यानी कि इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये है। तो अगर एक ये मैं कह दूं कि एक पंचभुज है, तो षटभुज कितने हो जाएंगे? इसके लिए 2 षटभुज हो जाएंगे। तो वैल्यू किसकी बतानी है? एक वर्ग वाले की बतानी है, एक पंचभुज की बतानी है। तो एक वर्ग का मतलब कितना हो गया? तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं। एक वर्ग का मतलब होता है 2 पंचभुज, और यहाँ पंचभुज 2 पंचभुज ये हो गए, समझो, इसकी जगह पे एक पंचभुज ये हो गया। तो कितने पंचभुज हो गए?
कुल 3 पंचभुज हो गए और 3 पंचभुज की वैल्यू कितनी है भाई, एक अगर पंचभुज होता है यहाँ पर तो उसकी वैल्यू होती है 2 बार और 3 होगा तो कितना होगा 6 बार, यानी कि षटकोण 6 षटकोण बने होंगे। ठीक है, तो 6 षटकोण कहाँ पर लिखे होंगे, चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर तीसरा, देखो 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, तो ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस सी इक्वल 0 की त्रिज्या 6 है तो c का मान ज्ञात करिए। ये वाला जो c है इसकी वैल्यू बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो इसका एक इक्वेशन होता है हमारे पास यहाँ पर, ये अगर इस फॉर्म पे समीकरण हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx और 2fy c इक्वल 0 हो, जैसे ये दिया है। ठीक है, तो त्रिज्या हमें त्रिज्या दिया है, c की मान बताना है, c की वैल्यू, तो ये फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो पहले इस इक्वेशन को देखो, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है, कोई बात नहीं है। इसको 6 को माइनस 6x को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म पे, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2x और इनटू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, जी ही तो हुआ यहाँ पर, तो इसको कहेंगे जी, या इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ गई, जी की, माइनस का 3। और यहीं पर देखो ये लिखा है 8y, तो 8y जैसे यहाँ पर लिखा है 2fy, तो 8y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दो और y लिख दो, क्योंकि हमें f निकालना है, तो इनटू में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब c की वैल्यू निकालना है तो कोई बात ही नहीं है, तो स्क्रीन में जगह कम है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्योंकि स्लाइड को इरेज करके दोबारा से लिखता हूं। अब बस g की वैल्यू -3 याद रखना, f की वैल्यू रखना है 4। चलिए इसमें वैल्यू रखते, त्रिज्या देख रखी यहाँ पर 6, तो मैं लिखता हूँ 6 बराबर में अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर g का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस है f का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 और माइनस का c लिख दो। अब देखो अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे हम स्क्वायर करेंगे इसका भी, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा ये वाला और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 रंग 36 बराबर में 3 3 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 4 चौको 16 माइनस का c। अब c को आप इधर ले जाओ तो c की वैल्यू हो जाएगी, मैं c लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, इसको इतना कर लो, c हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगी c की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा 36 और इसको इधर माइनस लाएंगे, हो जाएगा यहाँ पर 16 9 25, तो आ जाएगा 25। तो माइनस का c इक्वल हो जाएगा 36 में से 25 गया तो यानी कि 11 आ जाएगा। अब c की वैल्यू निकालना है तो माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस का 11 हो जाएगा। c की वैल्यू बतानी थी तो माइनस का 11 आ गया, ऑप्शन इसका पहला ही सही है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा जरूर लगा होगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब मुझे तो पहली बार मुझे लग रहा है मिला है, तो मैंने करवाया है और अभी तक कई सारे सेट करवाए, मुझे ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना उसको। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करिए। तो देखो यहाँ पर राजमार्ग लिखा है और सड़क लिखा है, स्तंभाधार लिखा है और गली लिखा है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये राजमार्ग रास्ते की बात हो रही है, ये भी रास्ता है और गली भी एक रास्ता है, लेकिन स्तंभाकार क्या है, वो यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो बस यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए को 2 निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 16 दिन का समय लगता है और बी को इसी काम को करने में 12 दिन का समय लगता है। सी की मदद से वे इस काम को, अगर मान लो ए और बी हो और सी भी आ जाए, तो इस काम को केवल 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो इन तीनों की क्षमता निकालो। ए करता है यहाँ पर 16 दिन में 16, और बी करता है इसी काम को 12 दिन में, लेकिन तीनों अगर मिल जाते हैं, यानी कि ए बी और सी मिल जाते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? ये होता है 4 दिन में। तो इन सब का ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 48, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, तो 3 12 चौक 48 4 बार में, और 4 एक कम 4 4 दूनी 8 यानी कि 12 बार। ए की क्षमता हो गई 3, बी की 4 है और तीनों की मिला के 12 है, तो आप लोग बताओ सी की कितनी हो जाएगी? तो ए और बी की अगर हम इसमें से हटा दें तो सी की निकल आएगी, तो ए और बी की 3 और 4 7, और 12 में से 7 हटा दो तो 5, यानी कि सी की क्षमता अकेले कितनी है? 5 है। और कह क्या रहा था, सी अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो टोटल काम तो हमारे पास 48 था, सी करेगा एक दिन में 5 काम, तो 48/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें देखकर भी चलना है, तो ऑप्शन में दिया है पहले में ही 48/5, यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने की बाध्य है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर पहला ही ऑप्शन अनुच्छेद 112 के तहत होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसके साथ साथ लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 113। इसका मतलब क्या होता है? भारत की संचित निधि के बारे में बात करी गई है अनुच्छेद 113 में। और वहीं 110 में बोला गया है कि संसद द्वारा जो धन विधेयक होगा उसको पारित करने की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात करी गई है अनुच्छेद 110 में। और अगला अनुच्छेद 11 लगभग इसी से मिलता जुलता है कि कोई भी प्रस्तावित अगर विधेयक है तो चाहे वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। तो यही बोला गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी वो कानून बनेगा, अंततः राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 111 कहता है। तो ये कह दिया जाए कि कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून कब बनेगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो 111 के तहत बनेगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क दोस्तों है यहाँ पर उड़ीसा में, ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट। और इसको सूर्य मंदिर के भी नाम से जानते हैं, तो याद रखना कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहां पर, ठीक है। सूर्य मंदिर लिख देता हूँ। और देखो सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है उड़ीसा में, और उड़ीसा की पुरी में स्थित है, ठीक है। और पुरी समुद्र के किनारे है, वहीं पर थोड़ी दूर पर ही स्थित है। इसके पीछे की कहानी दोस्तों ये है कि भगवान जो कृष्ण थे उनके बेटे सांब जो थे उनको कोढ़ रोग हो गया था, तो उन्होंने चंद्रभंगा नदी के किनारे जाकर के तपस्या करी थी कई सालों तक। इसके बाद सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनका जो रोग था वो भी ठीक हो गया था। तभी उनको कहीं पर एक मूर्ति मिली थी, तो उनकी स्थापना उन्होंने मंदिर के नाम से करवा दी थी। लेकिन इस मंदिर को मॉडिफाई करके माना जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था सूर्य मंदिर का? तो नरसिंह देव प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार ऑलरेडी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और ये विश्व धरोहर में भी शामिल हुआ है। 1984 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। चलिए देखते हैं ये दिखता कैसे है। तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार का दिखता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 1984 में। आप याद रखना, यहाँ पर देखो पहिए बने हैं ऐसे सूर्य मंदिर की तरह, ये देख सकते हो। ये थोड़ा सा आपको अब जूम करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये रथ की आकृति बनाई है, माना जाता है कि ये रथ की आकृति। हालांकि आप में से कुछ लोग वहां पर गए भी होंगे रियल में। अगर आप में से कोई लोग गए हैं तो आप लोग जरूर बताना कि कितने लोगों ने गए हैं वहां पर और क्या क्या वहां पर देखा है आप लोगों ने। अगर आपका जवाब सही निकला, यानी कि काफी आपने जानकारी दी, तो वो आपका कमेंट पिन कर देंगे ताकि सब लोगों को हाईलाइट होकर के वो दिख जाएगा। कथन निष्कर्ष में है, कथन कह रहा है गांव एक्स में कुछ और अस्पताल खोलना महत्वपूर्ण है, यानी कि जो एक्स नाम का गांव है उसमें अभी और अस्पताल खोले जाने चाहिए। धारणाएं हम क्या बना सकते हैं? गांव एक्स में मौजूद अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि और अस्पताल इसलिए खोले जाएं क्योंकि यहाँ पर जितने अस्पताल खुला है वो कम है, तो ज्यादा खुलने चाहिए, तो सही बात है। अगला है अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की बढ़ती आवश्यकताओं में मदद मिलेगी। अब देखो स्वास्थ्य सेवा संस्थान जो हैं उनकी जो बढ़ती हुई आवश्यकता है उसमें हमें मदद मिलेगी अगर और अस्पताल खुल जाते हैं तो मदद मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कह रहा था कि आवश्यकता है, खोलने की ज़रूरत है। तो पहला ज़्यादा हमारे हिसाब से सही है, दूसरा सही है लेकिन उतना अच्छा तरीके से नहीं सही है। परफेक्ट हमारे पास जो पहला है वही सही उत्तर हो जाएगा। 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो देखो दोस्तों 1950 में शुरुआत में जब ये बना हुआ था तो उसमें कुल 7 थे, यानी कि ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट आंसर है। और ये 7 पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 7 थे। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं या कितने हैं वर्तमान में, तो आपको 6 बोलना है, क्योंकि 7 में से एक हट गया है। कौन सा? ये संपत्ति का अधिकार वाला हट गया है। आप सौर,
डैश के आरंभ में होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो अपसौर होता है ये जुलाई के ही शुरुआत में होता है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। और ये जुलाई में कब होता है? लगभग 3 से 6 जुलाई के बीच में हो सकता है कभी भी। ये होता है अपसौर। और अपसौर का मतलब होता है यहाँ पर, यानी कि जो पृथ्वी होती है सूर्य के सबसे दूर होती है, यानी कि सबसे ज्यादा दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, उसी को हम अपसौर बोलते हैं। और ये जुलाई में होता है। इसकी दूरी लगभग कह सकते हो 152 मिलियन किलोमीटर हो सकती है, मिलियन किलोमीटर। कब? ये अपसौर में। वहीं पर उपसौर की अगर हम बात करें तो उपसौर होता है यहाँ पर जनवरी में। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब न्यूनतम दूरी हो जाती है, यानी कि पृथ्वी पास पहुंच जाती है सूर्य के, वो होता है। और ये घटना अगर पूछ ले तो आपको बताना है यहाँ पर 3 से 5 जनवरी के बीच में ये घटना देखने को मिलती है। कौन सी? अपसौर की घटना। इसमें से लगभग सूर्य की दूरी जो होती है 147 मिलियन किलोमीटर हो सकती है। ये इसके बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो अपसौर होता है किस महीने में? मैंने बताया आपको, जुलाई महीने में। और उपसौर की बात करें तो ये होता है जनवरी महीने में, जो कि 3 से 5 के बीच में होता है। तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखो इतनी दूरी रहती है, 152 मिलियन किलोमीटर रहती है। और ये 4 जुलाई लिखा है, लेकिन आप जुलाई ही समझना। मैंने बताया भी आपको 3 से 5 के बीच में। और ये जो उपसौर होता है ये जनवरी में होता है। देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कम है, 141 है। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? 152, यानी कि ये बहुत ही 147 है, माफ कीजिएगा। और ये देखो दूरी है 152 मिलियन किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो इनमें से दोस्तों मानवाधिकार परिषद ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा ही हमारा करेक्ट आंसर है। सोनार तकनीकी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, यानी कि किसको मापने के लिए? तो ये दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। अब देखो समुद्र की गहराई के साथ साथ समुद्र में स्थित जो वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के भी लिए किया जाता है। कई बार मछलियों के बारे में भी जानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, सोनार का। ये डिपेंड जो होता है, ये ध्वनि तरंग कह सकते हो एक हिसाब से छोड़ी जाती है, वहीं से इनका अनुमान लगाया जा सकता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है फुल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है अगली बार सोनार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो पहली बात तो संगठित क्षेत्र, इसका मतलब होता है सरकारी। संगठित का मतलब सरकारी और असंगठित का मतलब होता है प्राइवेट। तो एसबीआई भी देखो सरकारी है, टीसीएस एक हिसाब से कह सकते हो नहीं भी है, लेकिन इसका पार्ट है। भारतीय सेना तो और भारतीय रेलवे तो है ही है, ये सारे के सारे संगठित में आते हैं, सरकारी में। लेकिन सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो अगर हम देखें सबसे बड़ा है इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे। ऑप्शन इसका चौथा सही है। और रेलवे में तकरीबन 13 से 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं, और उसमें से अभी भी 3 से 4 लाख वैकेंसीज अगर सही से देखी जाए तो खाली है इस रेलवे में। लेकिन दी कितनी जा रही हैं? मात्र 1 लाख से भी कम दी जा रही हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनको छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, डबल डबल उन्हें काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। तो यही कारण है। और एक तरफ सरकार देना भी नहीं चाहती वैकेंसी, और सब प्राइवेट करना चाहती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम सब में ही कमी है, एकता नहीं है, ये विद्यार्थियों में ही। तो क्या किया जा सकता है? कोई किसी पार्टी का लीडर बनना चाहता है, कोई किसी पार्टी का फैन है, कोई किसी पार्टी का, तो इसीलिए ये सब हो भी रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच की तुलना, कंपैरिजन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? तो ये लिखा था ताराबाई शिंदे जी ने। तो ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि इसमें से पुरुषों के साथ क्या हो रहा है और महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कितना भेदभाव है इस समाज में पुरुष और महिलाओं को लेकर के, इनके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना। और ये है इस पुस्तक का नाम, स्त्री पुरुष तुलना। लेखक ताराबाई शिंदे जी हैं। इनकी फोटो मैं और सही दिखा देता हूँ, ये हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से रचना करती थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने समाज में देखा था, बहुत कुछ कुरीतियां देखी, और उनको उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णित किया था। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए, यानी कि 4 हैं, 4 में से 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग है, वही बताना है अलग वाला। तो देखो जो पिरामिड होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, पिरामिड, ठीक है। और यहाँ पर घनाभ जो होता है वो भी 3 डायमेंशनल होता है, और जो बेलन होता है वो भी 3D होता है। और लेकिन जो वृत्त होता है दोस्तों, ये 3D के अंतर्गत नहीं आता। ये वृत्त जो होता है, बस इसमें केवल एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसका कोई आयतन नहीं होता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, इसका दूसरा ही वाला करेक्ट आंसर है।
गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 वाली वैकेंसी जो कि 2022 में पेपर हुआ था उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान क्या रिलीज करती हैं? तो ये करते हैं यहाँ पर पेप्सिन, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जैसे मोची, आदमी, जूता और फुटवेयर। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो मोची ही आदमी होता है, यानी कि मैं ये कह देता हूं कि अगर ये मोची है और ये आदमी है इसके अंदर, तो बड़ा वाला सर्कल जो है इसको आप आदमी मान लो, यहाँ पर बड़े वाले को आदमी मान सकते हो और छोटे वाले को यहाँ पर मोची मान सकते हो। मैं एम लिख देता हूँ, मोची। वहीं पर देखो जूता और फुटवियर, फुटवियर, तो फुटवियर के अंदर एक पार्ट होता है कौन सा? जूता। चप्पल भी हो सकता है, सारे चप्पल, जूते, सैंडल सब फुटवियर में आते हैं, जो भी पैरों पर पहनते हैं। और जूता उसका एक पार्ट होता है, तो जूता अंदर वाला और फुटवियर यानी कि बाहर वाला। तो दोनों गोले कुछ इस टाइप के बनेंगे, एक गोले के अंदर गोला बनेगा लेकिन दूसरे बड़े वाले किसी दूसरे में टच नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरे में ही दिख रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों आज हमने 25 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो बच गए हैं, तो अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। लिखा होगा पहली लिंक में अगला पार्ट, उसके आगे लिंक होगी, जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, डायरेक्ट यहीं से क्लिक करना है और आगे वीडियो को शुरू कर देना है। दोस्तों अगर आपने शुरू से हमारे पार्ट्स नहीं देखे तो मैं तो कहता हूं, अगर आप बेहतरीन सच में तैयारी करना चाहते हो तो एक सीरियल से देखिए। जैसे मान लो कि आपने ये पार्ट देखा, इसके पार्ट आगे वाले पार्ट्स नहीं देखोगे तो ये तो इसका जो क्रम था पेपर का वो तो छूट गया ना, क्योंकि पेपर तो वही है। तो इस वजह से अगर पार्ट 1 से शुरू करते हो आप, पार्ट 1 2 3 4 मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आसानी से सारे पार्ट हमने क्रम से भी लगा दिए, वहां से आप देख सकते हो। तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही बूस्ट हो जाएगी। आप खुद देखना कि अगर 20 सेट आप देख लेते हो, इसके बाद आप खुद कहोगे कि नहीं सर हमें कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए, कितने सारे ट्रिक आप जान गए हो। और करंट अफेयर के क्वेश्चन 2025 के हिसाब से जो बताए हैं, तो करंट अफेयर भी आपकी तैयार होती जा रही है। तो इससे आपको बहुत बड़ी तैयारी मिलने वाली है। हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि सर हम आपके पार्ट्स डेली 5-5 देखते हैं, कोई कहता है सर हम 10-10 डेली देखते हैं। तो आप जितना भी आपके पास टाइम हो, भले ही आप 2-2 देखो, लेकिन आप एक कॉन्टिन्यूटी के साथ देखो। ऐसा जैसे मान लो पार्ट 2 तक देखा तो अगले दिन पार्ट 3 देखिए, ऐसा नहीं कि पार्ट 2 के बाद डायरेक्ट आप पार्ट 10 देख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि बाकी के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे जो एक सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है और इस बार आपका सिलेक्शन भी हो। और एनटीपीसी के साथ साथ हमने ग्रुप डी भी बहुत सारे करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। और हमने बताया भी साथ में कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, तो उनको भी आप देख सकते हो। और किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।